बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है बरसात के मौसम में, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं? सही बोला आपने। एक्चुअली अभी वैसे ये सीज़न भी जो मस्कीटो होता है, इन सभी बीमारी का मस्कीटो कॉमन होता है, एडिस मस्कीटो। तो उसका जो स्प्रेड करने का सबसे फेवरेबल कंडीशन इस मौसम में होता है, जो कि बारिश हो रही है, पानी कहीं पे इकट्ठा हो रही है, जो स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पे मस्कीटो ब्रीड करता है। तो जहाँ तक बचाव का जो माध्यम है, सबसे सशक्त माध्यम ये है कि हम लोग जितना हो सकता है मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। और इस मच्छर की खास बात ये होती है कि ये डे बाइट करता है। तो रात में तो हम लोग कई बार लगा तो लेते हैं, पर दिन में हम लोग खास नहीं लगा पाते हैं। तो कोशिश करें कि पहला चीज़, जब भी हम बाहर निकले तो फुल स्लीव कपड़ा पहन के निकलें, सॉक्स वगैरह पहन के निकले। और यदि जब भी हम दिन में यदि सोते भी तो दिन में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और अपने घर के आसपास कोई भी कूलर हो या फिर किसी तरह कोई खुला बर्तन से पानी इकट्ठा यदि हो रखा है बारिश की वजह से, तो इस तरह के इकट्ठा पानी को हटा दिया करें। बिकॉज ये सब जो स्टेगनेंट वाटर होता है, इस मॉस्किटो के स्प्रेड करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। और ये चाहिए कि नगर निगम को भी चाहिए कि अभी जितने भी हमारे मोहल्ला में जहाँ जहाँ भी एरिया है उसमें प्रॉपरली जो फॉगिंग करे, सो डेट कि ये मॉस्किटो ब्रीड न कर पाए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स यदि हम लेते हैं तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि अभी वाकई में बहुत सारे डेंगू के मरीज़ मिल रहे हैं झारखंड के, नॉट ओनली रांची में, जमशेदपुर। बच्चे बड़े भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार के डेंगू में जो है प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए कि बड़े में और बच्चों में, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके हैं? वैसे इस बीमारी से कोई भी इफेक्ट हो सकता है। बच्चों के साथ ये रहता है कि बहुत छोटे बच्चे तो ज़्यादातर समय कवर्ड रहते हैं, तो उन लोग थोड़ा कम चांस रहता है। लेकिन जो बच्चे बाहर निकलते हैं, जो हमारे 1.5-2 साल से बड़े बच्चे हैं जो बाहर ग्राउंड में खेलते हैं या उनका आउटडोर एक्टिविटीज़ इनका ज़्यादा है, उनके लिए चांसेस है कि उनको भी डेंगू हो सकता है। और एडल्ट तो चूँकि बाहर बहुत फ्रिक्वेंटली निकलते तो उनके चांसेस तो हैं। दोनों इक्वली इफेक्टेड है, ऐसा नहीं कि बच्चे कम है या एडल्ट ज़्यादा है, ऐसा नहीं। दोनों जो भी मस्कीटो बाइट के पाले में आएगा उनको बीमारी स्प्रेड होगा। ऐसे तो बच्चों के लिए जो है हर मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि डेंगू के बारे में, तो ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों के जो देख के पता लगाया जा सकता है? एक्चुअली डेंगू भी एक वायरस है। नॉर्मली अभी जो हमारा ये मानसून का जो समय रहता है, जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो टाइम रहता है, जो हमारा बारिश का समय रहता है, इस कंडीशन में प्रायः हम लोग देखते हैं हर हॉस्पिटल से, हर डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है, या कह सकते हैं पेशेंट काफ़ी बीमार रहते हैं। तो ज़्यादातर समय वायरल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। लेकिन ये डेंगू भी वायरस है, नॉर्मल वायरस है या डेंगू वायरस है, क्लिनिकली ये डिफ्रेंशिएट करना अगले स्टेज में बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, लेटर ऑन कई बार मान लीजिए स्किन में रैश आते हैं या फिर कुछ और, ब्लड प्रेशर मान लीजिए कम हुआ या प्लेटलेट काउंट कम हो, उस कंडीशन में फिर हम लोग इसको परख पाते हैं कि नहीं डेंगू होगा। अदरवाइज यदि प्लेन सिम्टम की बात करते हैं, ये भी वायरस है, अदर वायरस जो होते हैं तो सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं। तो सिम्टम वाइज आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जहाँ डाउट लग रहा है या फिर जैसे हम अभी देख रहे हैं अभी एपिडेमिक है, तो हम लोग जब भी टेस्ट कराते हैं डेंगू जरूर से करा लेते हैं। वो तो उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अदरवाइज क्लिनिकल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट नॉर्मल वायरस है या फिर डेंगू वायरस। अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं या फिर यूँ कहें कि उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो है, तो उसमें किस तरह से जो हमको खान पान का ध्यान रख सकते हैं, क्या चीज़ दे सकते हैं? डेंगू में क्या है ना कि डेंगू का जो है ना 4 सीरोटाइप वायरस होते हैं, अलग अलग वायरस होते हैं। उसमें है कि यदि सिंपल एक किसी वायरस से यदि पहली बार इफेक्ट हुआ तो ज़्यादातर डेंगू के जो मरीज हो, जितना हम लोग हैवॉक क्रिएट करके रखे हैं, ऐसा नहीं है। डेंगू में भी 90% मरीज खुद से रिकवर कर जाते हैं। 2-4 दिन फीवर रहता है, धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं। जो कॉम्प्लिकेशन होता है 10 से 15% केसेज में होते हैं। और पर्टिकुलरली जिन किसी को यदि पहले एक बार किसी दूसरे स्ट्रेन से डेंगू हो रखा है, इस बार किसी दूसरे फ्रेश स्ट्रेन से डेंगू होता है, देन जो है उसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम या प्लेटलेट कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सिर्फ डेंगू हो गया इसके लिए बहुत हैवॉक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली सिंपल क्या है, पैरास्टामोल लेना है, ORS के घोल पिलाना है, रेस्ट करना है। ज़्यादातर मरीज इन्हीं से 2-4 दिन में रिकवर कर जाते हैं। इनकेस कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है देन हम अकॉर्डिंगली अपने फिजिशियन से मिल करके जो है हम टेस्ट करा सकते हैं या प्लेटलेट काउंट देख सकते हैं। तो डेंगू हो गया मतलब हैवॉक नहीं करने का है। डेंगू हो गया तो हमें देखने का है कौन सा है। सिंपल उसका NS1 पॉजिटिव है या IgG पॉजिटिव रहता है, हम लोग डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे। तो डेंगू सिर्फ हो गया इसलिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, डेंगू में और क्या चीज़ें हैं डिटेल में जानने का है। नॉर्मली ये सिंपल जैसे अदर वायरल फीवर होता है उसी तरह डेंगू भी एक वायरल फीवर है। तो इसलिए सिर्फ डेंगू के नाम से एकदम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, ऐसा नहीं करने। अगर बात करते हैं चिकनगुनिया की, और भी जो बहुत सारी बीमारियां बच्चों को होती हैं, तो उससे किस तरह से निजात पा सकते हैं? मैंने कहा कि
जो हमारा सबसे बेस्ट श्योर शॉर्ट सोल्यूशन है कि हमें इन मच्छरों से कैसे मच्छरों काटने से बचाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। तो बेस्ट सबसे प्रभावशाली माध्यम है कि हम मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें और इन मौसम में जितना हो सकता है फुल स्लीव कपड़ा का इस्तेमाल करें। और कहीं भी वाटर, यदि स्टेगनेंट वाटर हमारे इकट्ठा हो रहा है घर के आसपास में, बालकनी में या कहीं छत पे, तो उसको अवॉइड करें। और रेगुलर फॉगिंग यदि इस मोहल्ला में किया जाए तो बिल्कुल बचा जा सकता है। और अगर बात करते हैं निमोनिया की, तो कई बच्चों को निमोनिया की भी शिकायत होती है। कई बच्चों को मतलब देख के पता नहीं लगाया जा सकता कि हाँ इन्हें इसे निमोनिया भी है। तो उस कंडीशन में क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या करना चाहिए? एक्चुअली निमोनिया बहुत वेग वर्ड है। हम लोग कोई भी यदि खांसी होता है तो हम लोग निमोनिया समझते हैं, बट निमोनिया वैसे देखा जाए तो एक जेनरिक वर्ड है, यानी कोई भी एनीथिंग कॉजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ लंग इज कॉल्ड निमोनिया। तो मे भी हो सकता है वो वायरल निमोनिया हो सकता है, मे भी बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, मे भी एलर्जिक निमोनिया हो सकता है, या केमिकल इंड्यूस्ड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया का बेसिक सिम्टम ये है कि एक्सेसिव कफ होना, उसको ब्रेथलेसनेस होना, है ना। और जो चेस्ट इन ड्राइंग हम देखते हैं कि बहुत लंबा लंबा सांस ले रहा है बच्चा, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है ना। बच्चा सुस्त लग रहा है, खाना पीना बंद कर दिया है। तो इसके निमोनिया के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, सेवरिटी होते हैं। अर्ली स्टेज में सिंपल हो सकता है, ज़्यादा खांसी हो, हल्का माइल्ड, उसको जो है सांस में थोड़ी सी दिक्कत हो, या फिर ऑक्सीजन हम पल्स ऑक्सीजन प्रेशर नापते तो हो सकता है ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो। बट धीरे धीरे यदि सही समय पे केयर ना किया जाए तो यही चीज़ बढ़ती जाती है और बाद में कई बार निमोनिया के लिए बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ता है, वेंटिलेटर चलाना पड़ते हैं। उसके बावजूद भी कई बार हम लोग जो है सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी रिजल्ट हमारा जो है मन के मुताबिक नहीं हो पाता है। इसलिए टाइमली डिटेक्शन निमोनिया का बहुत जरूरी है। और जितने भी इन्फेक्टिव आजकल बहुत सारे जो इन्फेक्शन वाले निमोनिया उसके टीका अवेलेबल हैं, तो जितना हो सकता है आजकल। अच्छी बात क्या, झारखंड सरकार भी जो है निमोनिया का टीका फ्री में दे रही है। तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम प्राइवेट में ना लगा पाते तो जो सरकारी में जो मिल रही है, ठीक है, उसमें थोड़ा स्ट्रेन कम है, बट डेफिनेटली वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो उसको कम से कम सब लोग जाके वापस सभी बच्चों को अपना टीका लगाएं। नॉट ओनली निमोनिया का, जितने भी सरकार की तरफ से फ्री टीका दी जा रही है, आजकल सरकार की तरफ बहुत सारा टीका फ्री में मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है, पहले 4-5 साल पहले नहीं मिला करते थे। अब अच्छी खासी संख्या में जो सरकारी संस्थान में टीका फ्री में दी जा रही है। तो सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध रहे कि आप जाके अपने बच्चों को टीका जरूर से लगाएं, समय से लगाएं। अपने बच्चे को जब भी बीमार पड़े तो समय से विजिट करें। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अपने से खुद सेल्फ मेडिकेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे क्या है, मेडिसिन शॉप वालों का ही प्रॉब्लम है, कुछ भी दे देते हैं, है ना। कुछ भी मांगिए, जाके पैसा दीजिए, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक मांगिए, कोई भी कुछ भी जेनरिक दवा दे देगा। ये बहुत गलत ट्रेंड है। जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का मामला इतना आ रहा है अभी देश में, बहुत सारी बीमारी में एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं इस आपके माध्यम से मैं ज़रूर आम जनता को बताना चाहूँ कि आप लोग, ठीक है, बुखार है, बुखार का दवा दे दे, उल्टी का दवा दे दे, पेट दर्द का दवा दे दे, लूज मोशन हो रहा है ORS से गोल दे दे, ये सब चीज़ें दे, लेकिन एंटीबायोटिक्स कोशिश करें कि अपने मन से ना दें। क्योंकि कई बार क्या है, डोज सही नहीं रहता है, कई बार जो है उसका जो में एंटीबायोटिक हर प्रॉब्लम के लिए, हर एरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक होता है। ऐसा नहीं कि वन शॉट सोल्यूशन है कि एंटीबायोटिक सब बीमारी में हमारा काम करेगा। इसलिए एंटीबायोटिक्स को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। वैसे भी 1-2 जो एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब भी ऐसा हो तो आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन जरूर से घर पे रख सकते हैं। बुखार, उल्टी, पेट दर्द, है ना, हल्की सर्दी है, उसका लूज मोशन और ORS से घोल रखे, जिंक रखे, सब रख सकते हैं। बट एंटीबायोटिक से स्टार्ट करने में थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्योंकि जो एंटीबायोटिक का जो सिचुएशन है, खासकर रांची में भी बहुत हालत ख़राब है। इवन यहाँ से एंटीबायोटिक का जो सेंसिटिविटी पैटर्न है पटना का ज़्यादा बेटर है। रांची में क्या है, मैक्सिमम जो है कॉमन इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहे हैं। बहुत हॉरिबल सिचुएशन है। इसलिए एंटीबायोटिक्स को पर्टिकुलरली बहुत सोच समझ के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना इस्तेमाल करिए, मेरा सुझाव रहेगा। लेकिन कई परिवारों को, कई लोगों को, जनता को आज भी ये मालूम नहीं है कि जो एंटीबायोटिक होता है वो प्रॉपरली काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि कोई भी अगर खांसी में भी दवाई लिए तो उसमें एंटीबायोटिक लेना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो ये कहाँ कर सकते हैं? नहीं, एंटीबायोटिक का अपना स्पेशल उसका रोल होता है। ऐसा नहीं कि हर खांसी में एंटीबायोटिक दे। मान लीजिए एलर्जी खांसी, एंटीबायोटिक कोई रोल नहीं। वायरल खांसी, एंटीबायोटिक का बहुत पर्टिकुलर रोल है। एंटीबायोटिक ऐसा नहीं कि जब भी कुछ हो एंटीबायोटिक खा ली। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ अक्सर लोग को क्या करते हैं, एक बुखार का दवा लेते हैं कि एंटीबायोटिक लेके ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप हर जगह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं। आप देखेंगे, हम लोग देखते हैं बच्चों में 60 to 70% टाइम जो इलनेस होता है वायरल इलनेस होता है, उसे प्राय एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती अर्ली स्टेज में। यदि कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है लेटर ऑन तो हम लोग एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। बट शुरू के 2-3 दिन एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादातर देखेंगे 2 से 3 दिन खुद ही फीवर जो है ठीक हो गया।
तो ज़्यादातर जो बच्चे का प्रॉब्लम रहता है वही सर्दी खांसी का रहता है या फिर वायरल डायरिया है। तो ज़्यादा हम लोग ओपीडी हम लोग का जो बर्डन रहता है 60 से 70% यही रहता है, लूज मोशन या सर्दी खांसी का यही बर्डन रहता है। इसमें ज़्यादातर वायरल प्रॉब्लम होता है, तो एंटीबायोटिक का ज़्यादा रोल नहीं। ठीक है, मान लीजिए कुछ में बाद में कॉम्प्लिकेशन ऐसा लगता है या फिर कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है, तब एंटीबायोटिक स्पेशली वो भी दैट टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पर इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक अपने मन से एंटीबायोटिक ना लें, बिल्कुल एंटीबायोटिक को बहुत जुडिशली यूज़ करना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है करें, नहीं आवश्यकता है कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी एंटीबायोटिक से बॉडी एक्सपोज होगा उतना हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होगी। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हम लोग तालिबानी में सोचे कि नहीं एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, नहीं, जहाँ ज़रूरत है एंटीबायोटिक करना चाहिए, बट दैट टू अंडर स्पेशल गाइडलाइंस के अंडर स्पेशल गाइडेंस। डॉक्टर जो है, जो विभाग के डॉक्टर, हमारे बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन है, एडल्ट है, जनरल मेडिसिन है, जो जिस विभाग के डॉक्टर हैं उस विभाग के कंसल्ट में उनके प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। और सरकार को ये चाहिए कि मेडिसिन शॉप के ऊपर गाइडलाइन डेवलप हो कि कुछ ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक किसी को भी दे दे। एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाजार में नहीं मिलना चाहिए, ऐसा जो है सरकार की जिम्मेदारी है। और हम सब, चूँकि हम सिर्फ डॉक्टर ही हम बोल के हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ने का, क्योंकि जब हम कुछ दे या ना दे, दुकानदार से ऑलरेडी 2 एंटीबायोटिक लेके आता है, हम क्या करें? अगली बार हमारी मजबूरी हो जाती है, एंटीबायोटिक खा रहा है, कुछ उल्टा सीधा ब्रांड लेके आते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना मिले, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। अदरवाइज अगले 5-10 साल में बहुत हॉरिबल सिचुएशन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में मोटा मोटी कोई भी ढंग का नया एंटीबायोटिक नहीं आया है, और ना ही ऐसा सिनेरियो है कि अगला कोई पाइपलाइन में भी नहीं अगले 5-7 साल 10 को एंटीबायोटिक आएगा। तो जो हमारे पास एंटीबायोटिक, जो हमारे पास रिसोर्सेज, उसको हमें क्या है, सही से इस्तेमाल करना है। अदरवाइज मान लीजिए जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है सारे, उससे बग्स हमारे रेसिस्टेंस हो जाएंगे, तो फिर हम लोग क्या है, हमको पता है कि बीमारी है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स को जिंदा रख सकते ये मान सकते हैं कि ज़्यादा यूज करने से वो काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, हाँ, वो ज़्यादा यूज करने से प्लस गलत तरीका से यूज करने से, है ना। तो मेन क्या है, ज़्यादा यूज तो है उसको अवॉइड करना ही करना है, पर तरीका भी गलत तरीका। मान डोज हमें जितना देना चाहिए उतना डोज में भी देना चाहिए, उतना एग्जैक्ट मात्रा में डोज मिलना चाहिए। कम डोज में देंगे तो फिर वही स्थिति होने वाला है ना। हमको जो एंटीबायोटिक जिस एरिया के लिए चाहिए, मान लिया हमें गले में इन्फेक्शन है, गले के इन्फेक्शन का अलग एंटीबायोटिक चाहिए, किसी को पेशाब में इन्फेक्शन उसका अलग एंटीबायोटिक चाहिए, किसी को ईयर में इन्फेक्शन उसका अलग एंटीबायोटिक चाहिए, है ना, किसी को मेनिंजाइटिस उसके अलग एंटीबायोटिक चाहिए। तो हर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक प्रोफाइल अलग अलग होता है। अब एक ही एंटीबायोटिक को हम सब में नहीं डाल सकते, उससे प्रॉब्लम होता है। बात करते हैं एमजी की, तो बच्चों का मैक्सिमम एमजी कितना होता है, कितना एमजी तक का उसको मेडिसिन? वो डिपेंड करता है वेट पे करता है, क्योंकि बच्चों का एमजी डिपेंड करता है वेट। और आजकल खास के देखते हैं बच्चे लोग में प्रॉब्लम है कि जितना फास्ट फूड का सिनेरियो चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो हमें वेट के अनुसार से एंटीबायोटिक डिसाइड करना पड़ता है। आज की जनरेशन में जो बच्चे हैं उनका जो ओवरवेट हो रहा है, इसका कारण तो फास्ट फूड है ही, लेकिन इसका उपाय क्या है? देखिए क्या है ना, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। दिक्कत है कि पहले ये था कि हर मोहल्ला में प्लेग्राउंड हुआ करते थे, बच्चे लोगों का खेलने का टेंडेंसी हुआ करता था, प्लस बच्चे लोगों के पास खेलने के अलावा ज़्यादा इंटरटेनमेंट का ऑप्शन नहीं था। पहले सप्ताह में एक दिन चित्रहार आया करते थे, कुछ ऐसे कुछ लिमिटेड टीवी प्रोग्राम हुआ करते थे। आज के तारीख में क्या है कि आपको किसी से बुरा संगति करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके रूम में आपके बेड पे आपका सारा साधन उपलब्ध है कि आप कोई किसी ढंग का एसोसिएशन किसी के साथ कर सकते हैं मोबाइल पे आप। तो मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें हैं, टेलीविज़न में इतने सारे प्रोग्राम हैं कि बच्चे आजकल घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। दूसरा, फील्ड का भी अभाव हो गया है। नंबर 3, गार्जियन भी हम लोग क्या है, लाइफ में प्रायोरिटी हम लोग बहुत अलग अलग प्रायोरिटी सेट करके रखे हैं। हमें लगता है कि हम दोनों वाइफ हस्बैंड वर्किंग हैं, है ना, बच्चा किसी मेड पे या कोई जो है नाना नानी जो बहुत खुद ही वो लोग इतना एजेड हो रखे कि उनको सेवा की आवश्यकता है, उनको उनसे हम चाहते हैं बच्चा को पलवा लें, है ना। तो ये सब सिनेरियो के वजह से क्या है ना कि बच्चे खेल के तरफ जो है बहुत ज़्यादा उन्मुख नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं घर में बैठ के अपना मोबाइल खेलते रहें। तो एक तो वो सके कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। दूसरा, खाने पीने का जितना भी आजकल फास्ट फूड है, सिर्फ कैलोरी भरा हुआ है। हमें बैलेंस फूड कोशिश करना चाहिए बच्चे को, इसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मल्टीविटामिन भी हो, सब होना चाहिए। लेकिन आजकल जितना फास्ट फूड है सब में सिर्फ भर के जो है कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, या बहुत भर के फैट भरा हुआ है। प्रोटीन कितना है पता नहीं, है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना है पता नहीं है। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर है कि एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है और हाई कैलोरी डाइट हो गया है, प्लस पीयर प्रेशर बच्चे लोगों का स्कूल में परफॉर्म करने का नहीं है, फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, उसके चक्कर में भी शुरू से हम लोग कोचिंग पकड़ा देते हैं, शुरू से 10 गो ट्यूशन पढ़ा देते हैं, बच्चे के पास समय ही नहीं है। आजकल सुनते एक पहला क्लास का बच्चा तो माँ पिता थोड़ा भी एग्जाम का समय रहेगा बीमारी टेंशन में रहते हैं
ये सर एग्जाम है, क्या होगा मेरे बच्चे का? अरे भाई पहला क्लास में क्या दिक्कत, पहले हो जाएगा तो क्या दिन हो जाएगा? तो हम लोग फेलियर से इतना ज़्यादा डरते हैं कि पता नहीं, जबकि लाइफ में फेलियर तो आने ही आनी। इसीलिए बच्चों को हम जब तक हम फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देंगे तो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होने वाला है। इसीलिए बच्चे लोग आजकल इमोशनली बहुत लेवाइल हो गए, है ना, बहुत सारे। कुल मिलाकर बात करें तो फास्ट फूड को भी बैन कर देना चाहिए। देखिए उसको फास्ट फूड का जिस मोड में भी परोसा जा रहा है, जितने सारे आप देखिए जहाँ भी कोई फास्ट फूड का चैन खुल रहा है, सब कितना भीड़ लग रहा है। तो इस तरह का जो सिनेरियो है उसको बिल्कुल हम लोग को डिस्करेज करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए यथासंभव हो सके। जितना हो सकता है, भले 100% ना भी रोक पाए तो हमें लिमिट करना चाहिए कि वीक में एक दिन का सिनेरियो हो या 15 डेज में एक दिन हो, है ना। इन्हें कि अब जब मन करे, आजकल देखिए हर चीज़ घर पे आ जाता है, सिर्फ आपको फ़ोन घुमाना है, आप जितने भी स्विगी है और जोमेटो जैसा सब आपको बस पहुंचा देते घर पे। एक समय आएगा शायद घर में किचन होगा नहीं, बच्चे लोग या जो बड़े लोग या दोनों काम करेंगे और सीधा घर पे आएंगे, आने से रास्ते में ऑर्डर दे देंगे, भाई घर पे खाना पहुंचाओ, फिर खाएंगे वही सोएंगे। और सबको अभी देखिए 20-25 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है ना। 15-20-22 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना। 15-20-22 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। तो ये नहीं होना ही होना है। तो ये सब हम जिस तरह क्योंकि हमारा जो खाने का जो है हमारे मन पे और हमारे तन पे बहुत फर्क पड़ता है। आजकल देखिए बच्चों को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना इरिटेशन हो रहा है, टॉलरेंस कितना कम हो गया है बच्चे लोगों का, है ना। हर बात में एकदम थोड़ा भी हुआ है कि नहीं, एक भी बात है पेरेंट्स को अच्छा ही बोलते, बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। हमारे मन का होना चाहिए, हर बच्चे का वही कंसेप्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? बच्चे को थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम लोग को यही करना है। हम लोग सिर्फ जो है ना किस एकदम रैट रेस में फंसे पड़े हैं, है ना, कि एक टारगेट अचीव हुआ, अगला टारगेट, बट पता ही नहीं कि हमारा फाइनल टारगेट क्या है, ह्यूमन लाइफ का हमारा गोल क्या है, हम कौन है हमें पता नहीं है। हम लोग का सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं। हम लोग एक रेस में बस ऐसा रेस में फंसे पड़े जिससे कोई इंड नहीं। तो हम सबको पहले समझना होगा कि हम हैं कौन, है ना। अपना आपको रियलाइज रीथिंक करना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हमारी लाइफ का क्या गोल है, हमारे ज़िंदगी में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या अचीव कर चुके हैं और कुछ गोल बचा है कि गोल का भी एक लिमिट रखना पड़ेगा अपने आप को। तो हमें अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में रीथिंक करना पड़ेगा। हम इतना फास्ट लाइफ में फंसे पड़े हैं। पहले बोला जाता था कि मशीन इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे पास समय हो, समय होगा तो हम अपने अनुसार से काम करेंगे, अपना हॉबी पूरा करेंगे, हम अपना वाली कोई स्पेशल ड्यूटी, हम सबका ऐसे स्पिरिचुअल ड्यूटी भी होता है। हमें अपना फिजिकल और हमारा जो है होम की ड्यूटी है, हमारा जो प्रोफेशनल ड्यूटी है, उसके अलावा हमारा एक स्पेशल ड्यूटी भी होता है, उस पर लोग ज़्यादा समय देंगे। ऐसी कंसेप्ट को लेकर मशीन आई। लेकिन आजकल देखिए मशीन बनती जा रही है और आदमी से पूछे तो बोला कि अरे यार जहर खाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। नहीं, पीपल आर सो बिजी, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए कि जितनी भी आधुनिकता में फंसते जा रहे हैं, जितना हमारा डेवलपमेंट सोच रहे, चौकल हम लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए आज के तारीख में ना हमारे पास खाने के लिए अन्न शुद्ध अन्न मिल रहा है, न पीने के लिए शुद्ध पानी है ना, ना लेने के लिए शुद्ध हवा है। इवन अंबानी जी को भी हवा शुद्ध नहीं मिल पाती है ना। वो इतने बड़े बिलियनर है लेकिन उनको भी यदि बॉम्बे की सड़कों पर चलते तो उन्हें शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, है ना। ये सिचुएशन है। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि एडवांसमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा हो गई, है ना, और बस हम दिन भर काम मशीन की तरह काम करते रहे। हम सबको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा सा कहीं और इंगेजमेंट देना पड़ेगा। बच्चे हैं ना, उसको तो कहीं कहीं किसी स्पोर्ट्स में एंगेजमेंट देना, किसी क्रिएटिविटी में एंगेजमेंट करना। अभी क्रिएटिविटी के नाम पे ओनली वीडियो गेम रह गया, नथिंग एल्स। वही वीडियो आजकल आ रहे हैं और उसी वीडियो पे सारा यूट्यूबर्स से लेके सबके सब पड़े हैं, उसी में कुछ वीडियो बनाते रहते, बच्चे लोग देख के परेशान होते रहते। तो उन बच्चे को थोड़ा कहीं ना कहीं एंगेजमेंट देना पड़ेगा। बच्चों को योगा कितनी उम्र में सिखाना स्टार्ट करना? देखिए बच्चे का योगा का जहाँ तक बात है, कुछ पोस्चर स्पाइनल एक्सरसाइज को छोड़ करके बाकी एक्सरसाइज वगैरह एटलीस्ट शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, जितना जल्दी योगा स्टार्ट हो जाएगा बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी रहेगी, बच्चे का हेल्थ अच्छा रहेगा। क्योंकि योगा में क्या है ना कि बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, बहुत उसमें हमारा लंग का भी एक्सरसाइज होता है, जॉइंट का भी एक्सरसाइज होता है। तो योगा करते रहने से हमारे हाइट भी बढ़ता है, हमारा जो लंग की वाइटल कैपेसिटी होती है वो भी, बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ब्रेन का नरिशमेंट, ब्रेन का जो ऑक्सीजनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ओवरऑल योगा इज़ अ गुड थिंग। बट योगा मतलब कि सिर्फ हमें बॉडी का योगा नहीं करना चाहिए, हमें मेंटल योगा भी करना चाहिए। तो योगा के साथ साथ मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो योगा प्लस मेडिटेशन यदि हम कंबाइन करते हैं, दैट्स गुड फॉर द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल हेल्थ। कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें जो है पारिवारिक तलत की बात करें तो वो बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस सिचुएशन में उसे कैसे हैंडल किया जाता है? डेफिनेटली एक टर्म आता है टेंडर लविंग केयर। बच्चे लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा जो है टेंडर लविंग केयर होना चाहिए। आप यदि घर में मान ली वाइफ हस्बैंड में डिस्प्यूट है ना,
उनमें खुद नहीं बने तो बच्चा तो वही तो देखता है। बच्चा क्या है ना, बच्चे के लिए पहला टीचर उसके माँ बाप होते हैं, उनका परिवार पहला विद्यालय होता है। अब उस विद्यालय में बच्चे को हम क्या दे रहे हैं? हम आधुनिकता का जितनी गंदी चीज़ है वो परोस रहे हैं, या हम अपने जो हमारा जो कल्चर है उसको हम परोस रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो डिपेंड करता है बच्चे के माइंड सेट, उसको बच्चा आगे कैसे कर सकता है। ठीक है, सोसाइटी में आजकल यही, आप कहीं भी जाएंगे तो ठीक है, बर्थडे में चॉकलेट लाना है, बर्थडे में केक कटेगा, ये सब एक तो कल्चर सी बन गई है ना। बर्थडे ऐसा लगता है कि बर्थडे यदि नहीं मानेगा तो कितना बड़ा क्राइम हो गया। पहले हम लोग का बर्थडे को पता नहीं रहता बर्थडे क्या कब चली गई नहीं चली गई। ये ज़्यादा दिन की बात तो है नहीं, बस 25-30 साल पहले की बात। इस 30-35 साल में इतना चेंज हो गया। आज के लिए तो बच्चे के बर्थडे का दिन यदि संभव कुछ यदि केक नहीं करता, कोई बाहर नहीं लेता, तो उसे लगता है कि पापा हमसे प्यार ही नहीं करते, एकदम क्राइम हो गया। ऐसा लगता है बर्थडे का ऐसा माहौल बन गया है। जबकि देखा जाए बर्थडे कोई खुशी का मौका होता ही नहीं। हमारा 1 साल तो कम ही हो गया। हम जितना भी साल मनाते हैं, हर साल आते हैं कि मेरा नेक्स्ट बर्थडे है, तो दैट इज हमारा 1 साल तो हमारा जो है कम हो गया। तो बर्थडे इज नॉट द ओकेजन ऑफ हैप्पीनेस, बट बिकॉज ऑफ सोशल जो कस्टम है इस तरह से हो गया कि एकदम कस्टम हो गया कि नहीं बर्थडे है तो बर्थडे मनना चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी तो मनना चाहिए, है ना। इस तरह की चीज़ों जो अलग अलग डेज जो है, मीडिया का इतना इम्पैक्ट है कि इस डेज को इतना हाईलाइट कर दी गई है। ठीक है, अच्छी बात है, हम अपने चीज़ों को, अच्छी यादों को याद करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसको एकदम कंपलसरी ड्यूटी मान करके हम लोग जो है उसके लिए अपना बायसनेस हो करते हैं, और यदि नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ अच्छी बात है। बच्चों को एकाग्रता मतलब कोई भी चीज को याद दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत जल्दी अगर कोई भी चीज पढ़ाई लिखाई का भूल गए तो क्या करें? बेस्ट तरीका है कि जितना हो सके तो लिख के याद करें, लिख के पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। तीसरा क्या है कि उनको थोड़ा हमें मेंटल हेल्थ पे फोकस करना पड़े। तो मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या है, मंत्रा मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, हमें फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी का सर्कुलेशन, ब्रेन का सर्कुलेशन जितना हेल्दी रहता है, प्लस हमारा लाइफ स्टाइल। आजकल आप देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या है, वीडियो गेम देखते देखते 1 बजे 1:30 बजे सोते हैं, उठते उठते सवेरे जो है 8-9 बज जाता है। तो आप देखेंगे हमारे जितना भी शास्त्र है, जितना वैदिक लिटरेचर है, सब में बोला जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। और ये कोई ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया है, दिस इज टोटली प्योरली साइंटिफिक। आप यदि अर्ली सोते हैं और अर्ली उठते हैं, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते उस समय पढ़िए, आपको चीज़ ज़्यादा याद रहेगी, है ना। आप सतोगुण में ज़्यादा रहेंगे। क्या है ना कि हमारा मोड भी हमारा होता है, हम किस मोड में उस पर डिपेंड करता है, हम सतोगुण में हैं या रजोगुण में हैं या फिर तमोगुण में हैं। दैट मीन्स हम मोड ऑफ गुडनेस में है, मोड ऑफ पैशन में या मोड ऑफ इग्नोरेंस में। हमारा माइंड का भी एक स्टेज होता है, अलग अलग गुण में हम रहते हैं। जैसे मॉर्निंग में रहते हैं एकदम शांत रहते हैं, हमारा मेंटल फोकस ज़्यादा रहता है। तो मॉर्निंग में जब कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा टेंशन ज़्यादा चल रहता है। वही फिर अब दोपहर तक आते आते हम इतना काम, ये काम करना है, ये काम, बच्चा उसका फ़ोन आ गया, ये करना था, इतना ज़्यादा हरी वरी में रहता है कि हमारा उस समय कुछ भी काम करें हमारा फोकस नहीं हो पाएगा। शाम होते तो हम लोग क्या है, तमोगुण में आते हैं, निंद्रा आने लगती है, हम थक जाते हैं, आलस आने लगता है। तो ये हमारा दिन भर में देखेंगे तो हम अलग अलग मोड में रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग में हम बिल्कुल प्लीजेंट रहते हैं, शांत रहते हैं, है ना। एक सेम पर्सन से आप सुबह बात करिए, उसका बात करने का तरीका अलग रहेगा, दोपहर में देखेंगे बात करने का अलग रहेगा, शाम होते तो क्या है, थकान हरा सा ऐसा लगता फील होता है। तो इसलिए बच्चे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बच्चे लोग डेफिनेटली, आज से नहीं कि आजकल के बच्चे लोग पास IQ नहीं है, लेकिन क्या है वो लोग अटेंशन फोकस नहीं करते, उनका अटेंशन कहीं और होता है। क्या है ना कि भगवान पे गीता ही बात बोलते हैं कि आप फोकस्ड रहिए। आप यदि फोकस नहीं है, बहुत शाखा है ना, बहुत मल्टीपल यदि आपके थॉट प्रोसेस है ना, तो उसमें फिर आपका क्या है ना कि आपका गोल अचीवमेंट के चांसेस बहुत कम। तो बच्चे लोग का क्या है, प्राइमरी जो हमारा स्टडी का जो ड्यूटी है उस पर बच्चे लोग कम फोकस्ड है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है उस पर डिस्कस ज़्यादा उसको उसमें इंगेज रहते हैं बच्चे। और मेन है कि लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़े, है ना। आप हम बच्चे को सवेरे उठाएं, सवेरे सुलाएं, थोड़ा मंत्रा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट दें। डाइट भी बहुत जरूरी है, हमारा मेंटल स्टेटस में जो हम जो क्या खाते हैं उससे भी हमारा ब्रेन का शार्पनेस, मेमोरी, है ना, इंटेलिजेंस हमारा इफेक्टेड होता है। बिल्कुल। बच्चों को फाइबर कितना पसंद है? नॉर्मली फाइबर का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि आजकल कंस्टिपेशन बच्चे लोगों में बहुत बड़ा एक इशू हो गया है। तो हमें क्या है, जितना मात्रा में हो सकता है, बोला जाता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जो है हमें जितनी ज़रूरत नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा हमें जो है ना ग्रीन सलाड्स फाइबर के लिए हमको सबको लेना चाहिए। तो फाइबर सलाद की मात्रा, फाइबर की मात्रा अच्छी खासी हमारी डाइट में होनी चाहिए। मोटा मोटी 10 to 15% कंटेंट हमारा फाइबर होना चाहिए हमारे स्टेपल डाइट का। बाकी जो हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है ये सब होना चाहिए, और बहुत कंपलसरी चीज़ें हैं ये फाइबर। मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि जैसे हमारे दादी, हमारी नानी पहले के डेट में क्या रहता था कि घर पे घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करके ठीक कर दिया जाता था। जैसे अगर खांसी हो रहा है तो लहसुन पका दिया, खिला दिया,
घी में या फिर सरसों तेल में, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, आज वो उसे सपोर्ट ही नहीं करता है। तो कहाँ तक लग रहा है कि आपको ये किस चीज का डिफरेंस हो रहा है? उसका ये रीजन आप कह सकते हैं कि एक तो ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी बिल्कुल नहीं काम नहीं करता था, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है। हम लोग जिसका कभी हल्की सर्दी खांसी रहती है तो हम लोग बोलते हैं कि आप जो घरेलू चीज़ें कुछ आप दे सकते हैं, आदि का रस है, तुलसी का रस है, जो नॉर्मल हम लोग बोल देते हैं, तो हल्का पे कंडीशन में काम करता है। लेकिन क्या है ना कि उसको भी देने की एक जो तरीका होती है तो बहुत लोगों को बहुत प्योर ढंग से पता नहीं है, क्योंकि पहले एक बेसिस पे हुआ करता, पहले आयुर्वेदिक पद्धति सबको बनाने का सिस्टम था, तो वो एक्चुअली वो सही सिस्टम अभी तक है भी नहीं, हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद पढ़े नहीं हैं, हम लोग मॉडर्न मेडिसिन पढ़े हैं, तो उसका एक अलग सिस्टम है। तो वो जो पहले जो बनते थे तो उनका एक फंडामेंटल हुआ करता था कितना मात्रा में किसको देना है, और उनके प्रिंसिपल का आयुर्वेद से आया करते थे। तो वो वाले प्रिंसिपल अब कहीं ना कहीं लॉस हो गई, तो जो बनाने की पद्धति है वो उसमें प्रॉब्लम है, नंबर 1। दूसरा चीज, जो पहले की जो सामग्री हुआ करती थी, हर चीज प्योर हुआ करते थे। आजकल के जितनी भी सामग्री है, उसका जो भी रीजन हो, प्योरिटी नाम की चीज जो है बहुत कम है। तो हम इनफैक्ट अभी भी आप यदि आप गांव में चले जाए, आप गांव का खीरा खा के देख लीजिए, गांव का धनिया को सब्जी में डाल के देखिए, उसका जो टेस्ट रहेगा, आप शहर का लेकर देखिए, आप देखिए फर्क बड़ा महसूस होगा आपको। गांव का जो दाल है, गांव का दाल अभी दाल में आप घर में यदि बना के खाते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली जो जितना भी आजकल जो केमिकल फर्टिलाइजर इतना सारा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ठीक हमारा हाई प्रोडक्शन में भी हो सकता है, बट हमारा जो एक्चुअल जो कंटेंट था कहीं ना कहीं, इसलिए आजकल क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा रोल दिया जा रहा है ना। जहाँ भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट निकल रहे उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले अक्सर खेतों में गाय का गोबर डाला जाता था, कंपोस्ट डाल के, उस खाद से जो फसल बनते थे उसका एक अलग टेस्ट हुआ करता है। आजकल सिर्फ खाद सिर्फ वही दिया जा रही है, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सबसे जो सामग्री जो हम इस्तेमाल कर उसकी भी प्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो आई थिंक ये 2 रीजन है कि सही पद्धति से बना रहे हैं, प्लस इम्प्योरिटी का भी इशू है। तीसरा, बहुत सारे जो वायरसेज है आजकल, नया जो म्यूटेंट वायरसेज जनरेट हो रहे हैं। अब जैसे हम लोग भी कुछ सालों पहले कोविड का स्थिति देखे थे, तो बहुत सारे जो बीमारियां, जो वायरस बैक्टीरिया, वो भी अपने आप को जो है ना, वो भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जैसे हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया और जो वायरसेज होते हैं उनमें भी म्यूटेशंस होते हैं, तो उनका भी स्ट्रेन चेंज होते जाते हैं। तो वो है डेफिनेटली। तीसरा क्या है कि हम सबका जो इनर इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ। पहले बच्चे इतना खेलते थे, कूदते थे, हर जगह मिट्टी लगा, कहीं खेला, थोड़ा बहुत माइनर कटा, कोई ध्यान नहीं दिया, प्रिंस ठीक हो गया। तो हमारा जो नेचुरल इम्यूनिटी हुआ करता था, नेचुरल इम्यूनिटी हमारा जितना पहले स्ट्रांग हुआ करता था, आज हम सब की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है। और वैसे भी देख लीजिए, हम लोग के जनरेशन के जो बच्चे हैं और आज के जो बच्चे को भी देखते हैं, डेफिनेटली इतना डेलिकेसी का फर्क है। हम लोग बहुत सारा चीज़ बर्दाश्त करते हैं, आज का थोड़ा भी चोट लग जाएगा, थोड़ा भी कट जाएगा, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली हमारा जो बॉडी का जो हम किस तरह अपने किस के माहौल में हम ग्रो अप हुए हैं, किस डाइट के साथ हम ग्रो अप हुए हैं, किस माइंडसेट के साथ हम ग्रो अप हुए हैं, हमारा क्या फिजिकल एक्टिविटी है ना, हमारा क्या खान पीन है ना, किस हम इमोशनल एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं बच्चे लोग का आजकल इमोशनल कंडीशन भी अच्छा नहीं है। घर में भी जो है, यदि माँ पिता है तो मोबाइल में बिजी है, बच्चे मोबाइल में बिजी है, बहुत फैमिली में माँ पिताजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट आ गया। पहले दादा दादी नाना नानी साथ, और जो इसे एक फैमिली जॉइंट फैमिली रहा करता था, है ना। तो उसमें जो बच्चे का जो इमोशनल जो अपब्रिंगिंग हुआ करती थी, वो एक अलग स्ट्रेंथ हुआ करता था, एक अलग कनेक्शन हुआ करता था। तो वो सब कहीं ना कहीं हम लोग, ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पे हमारा डिग्रेडेशन हुआ है, ये ओवरऑल हमारे जो लाइफ के बहुत सारे पहलुओं में डिग्रेडेशन हुआ है। और ये सब हम लोग को यही लगता है कि नहीं, बस एडवांसमेंट मॉडर्नेस के पीछे हम लोग जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा जो बेसिक चीज़ें, जो हमारा कल्चर है, बेसिक जो हमारा फंडामेंटल है, हमारे जो अपने मन की शांति के लिए जो हमारा अध्यात्म है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को हम छोड़ते जा रहे हैं। आज देखिए, आज के तारीख में पूरी दुनिया में लोग भगवत गीता से लाभ ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को बात बोलेंगे तो बहुत तरह का तर्क कुतर्क वितर्क करते रहेंगे, है ना। विदेशी लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनके जीवन परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि भगवत गीता और हमारे जितने वैदिक लिटरेचर दे ऑल आर प्योरली साइंस। यदि हम उस साइंस को यदि फॉलो करते हैं, तो साइंस का मतलब ये होता है कि जो कोई प्रिंसिपल यदि इंडियन फॉलो करेगा तो उनके लाइफ में वही चेंज होगा, अमेरिकन फॉलो करेगा तो उनके लाइफ में वही चेंज होगा। लेकिन क्या है कि हम लोग जो हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी धरोहर जो है भगवत गीता ज्ञान है। आजकल देखिए, हम पढ़े लिखे वर्ग में देख लीजिए, हम मीडिया के लोगों को ले लीजिए, हम डॉक्टर फैकल्टी उन्हीं को ले लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा तो ठीक से समझाने होगा, कुछ लोगों ने समझा भी होगा तो उनको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं किया होगा, है ना। तो इस तरह का मल्टीपल लेवल पे जो है प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे जो सही समझ के सही ढंग से अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपके करियर में क्या कभी ऐसा हुआ है कि
कोई बच्चा कोई ऐसी बीमारी लगी हो जो आपको लगता हो कि अरे ये तो बड़ों को होता था, बच्चों को भी होने लगा ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। अब ऐसा क्या है कि पहले जैसे कुछ बीमारियां हुआ करती थी नॉर्मली, जैसे मलेरिया वगैरह हुआ करता था, इस तरह की चीज़ें थी। तो पहले जिसका बहुत सारा पैटर्न अब चेंज हो गया है। पहले वो टिपिकल सिम्टम हुआ करते थे, बिल्कुल चिल्स रहेगा, आना है, पूरा ठंड कप के साथ बुखार आएगा। आजकल सब बीमारी में ठंड बुखार आती है ना। कुछ बीमारियां जैसे था पहले ट्यूबरकुलोसिस वगैरह था, बच्चे लोग हुआ करते थे, वो उतना कॉमन नहीं हुआ करते थे, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। HIV वगैरह पहले जैसे था सिर्फ एडल्ट में था, धीरे लेकिन उसका जो ट्रांसमाइग्रेशन हुआ तो बीमारियां बच्चों लोग, चूँकि जो HIV मदर से बच्चे पैदा होना बच्चों में अब दिखता है ना। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डेफिनेटली बहुत सारा पैटर्न अब चेंज हुआ बीमारी।